Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class and welcome back to the course of partial differential equation, means numerical methods for PDs. Today is the third lecture of this course. स्टूडेंट्स जो अपना प्रीवियस दो लेक्चर्स थे, जो लेक्चर नंबर 1 था हमारा, उसमें हमने हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन की जो एनालिटिकल सॉल्यूशन है उस पे हमने बात की थी। फिर सेकंड जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने हीट इक्वेशन के जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का जो तरीकाकार है यानी मैटलैब में उसको सिमुलेट किस तरह करना है उस पर डिटेल के साथ हमारी डिस्कशन हुई थी। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल मेथड फॉर द वेव इक्वेशन पढ़ेंगे। यानी वेव इक्वेशन का जो एनालिटिकल सॉल्यूशन है उसको मैटलैब की मदद से हमने किस तरह उसको डील करना है और किस तरह उसको यानी कंस्ट्रक्ट करना है। ये इक्वेशन जो अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है u डबल एक्स इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाई u डबल टी, दिस इज अ वेव इक्वेशन। ठीक है, इसमें ये कांस्टेंट c जिस तरह से हमने डिराइवेशन के दौरान इसको कंस्ट्रक्ट किया था तो ये इक्विवेलेंट है रो ओवर टी के। रो क्या है स्टूडेंट्स? रो है द डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग एंड टी इज बेसिकली द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, now the quantity u means the height of the string from the x-axis at point x is 0 and the height of the string at point l is equal to 0। बेसिकली स्टूडेंट हमने किया ये था कि जो स्ट्रिंग था हमारा जिसका साइज था लेंथ था l, तो उसको हमने x एक्सिस पर रखा हुआ था। एक सिरा उसका x is equal to 0 पे, दूसरा at x is equal to l पे। वो दोनों एंड पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग जो थे वो हमने फिक्स रखे हुए थे कि ये मूवमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, मींस वो पॉइंट ऊपर या नीचे की डायरेक्शन मूवमेंट नहीं करेंगे। सो उस कांस्टेंट को हम इन टर्म्स ऑफ बाउंड्री कंडीशन इस तरह हमने डिपेंड किया हुआ था कि द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग एट x is equal to 0 is 0 and the height of the string at x is equal to l is basically 0। दूसरे जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स थे यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिंग ऑफ द स्ट्रिंग और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, उनको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ था u ऑफ x एट टाइम t इज इक्वल टू 0 व्हिच इज f ऑफ x। और जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसको हमने u का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव जो होगा एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वो g ऑफ x के इक्विवेलेंट होगा। ये मॉडल की स्पेसिफिकेशन थी स्टूडेंट। हमने इसको सॉल्व भी किया हुआ था। इसका सोल्यूशन हमने कंस्ट्रक्ट किया था u ऑफ x t इज इक्वल टू summation n starts from 1 up to infinity sin n by x over l a n multiplied by cos n pi over l square root of c t plus bn multiplied by sin n pi over l into square root of c t। ठीक है, इसमें ये कांस्टेंट ए एन और बी एन की जो कैलकुलेशन का जो फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था तो वो ए एन इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई एल इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एल फंक्शन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। ये क्या है स्टूडेंट? ये जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रिंग की उसको हम रिप्रेजेंट करें एफ ऑफ एक्स से, तो एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स और एल डी एक्स। और कांस्टेंट बी एन के जो कैलकुलेशन का फार्मूला था वो था 2 ओवर अंडर द रूट सी इनटू एन फाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एल जी ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। जिस तरह से हीट कंडक्शन इक्वेशन के सोल्यूशन पे हमारी बात हुई थी कि सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट हो रहा था इनफाइनाइट टर्म से जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते, उसी तरह ये सोल्यूशन भी, इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स इन्वॉल्व है, दो टर्म्स इन्वॉल्व है ए एन और बी एन। देखिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता। सो अगर हमने प्रैक्टिकली इस सोल्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना है तो हम इसके फाइनाइट टर्म्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी इनफाइनाइट समेशन का जो ट्रंकेटेड सोल्यूशन है मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा। समेशन n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू m a n मल्टीप्लाइड बाय sin n by x ओवर l cos n pi t ओवर अंडर l इनटू अंडर द रूट c। ये जो ब्रैकेट्स है ये मैंने यानी ओपन करके a n और b n के जो टर्म्स थे वो मैंने अलहदा अलहदा लिख लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सोल्यूशन को हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं summation n is equal to 1 up to infinity a n multiplied by some function which depends on n and xt plus b n multiplied by another function
डिपेंड्स ऑन एक्स एन टी। ठीक है, यानी ये साइन एन पाई एक्स साइन एन पाई एल और अंडर द रूट सी के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, उसके साथ ये बी एन मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो ये टर्म बनेगा। तो सोल्यूशन हमारे साथ बेसिकली दो फाइनाइट समेशन की शेप में आएगा। अब इसी सोल्यूशन को हम मैट्रिक्स नोटेशन में अगर लिखना चाहे तो हम इस तरह लिखेंगे, u of xt is equal to constant coefficient vector which contains am multiplied by function vector, जिसमें वो फंक्शंस इन्वॉल्व है, ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएंगे तो स्टूडेंट इससे क्या आएगा, a1 मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म प्लस a2 मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म अप टू am मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म, एग्जैक्टली ये पहला टर्म बनेगा। ये जो टर्म है ये टर्म ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, प्लस b1 b2 bm मल्टीप्लाइड बाय साइन, ये b1 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा प्लस b2 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा प्लस bn इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो जो हमारा m टर्म अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है उसको हम एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की शेप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको इस सोल्यूशन को थोड़ा सा मैं और भी मजीद कम्पैक्ट नोटेशन में लिख लूंगा, u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय p1 ट्रांसपोज प्लस b मल्टीप्लाइड बाय p2 ट्रांसपोज। जो हमारा मैट्रिक्स A है उसमें हमने वैल्यूज रखने हैं a1 अप टू am, यानी an जो कांस्टेंट्स है, इस तरह वेक्टर B में हमने ये वैल्यूज रखने हैं। अच्छा, ये p1 ट्रांसपोज हमने मल्टीप्लाइड करना है a1 a के साथ, तो p1 एक वेक्टर बना लेंगे, उसमें पहले पोजीशन पर लिख लेंगे sin 1 पाई x और l cos 1 पाई l अंडर द रूट सी टी, दूसरे पोजीशन पर 2 पाई x और l और इस तरह 2 पाई t, इस तरह m पोजीशन पे sin m पाई x और l sin m पाई t। ठीक है, इस तरह जो कोएफिशिएंट वेक्टर b है उसको हमने दूसरे एक फंक्शन वेक्टर से मल्टीप्लाइड करना है, जिसमें sin 1 पाई x और l sin 1 पाई t, इस तरह sin 2 पाई x और l sin 2 पाई t, sin m पाई x और l sin m पाई t। ठीक है, अगर हम ये चारों वेक्टर्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे मैटलैब में और उस चारों वेक्टर्स को इस तरह मल्टीप्लाइड करेंगे, a मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसपोज p प्लस b मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसपोज ऑफ p2, तो हमारे साथ जो सोल्यूशन है m टर्म अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन वो हमारे साथ कंप्यूटर की मेमोरी में से हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो कोएफिशिएंट वेक्टर्स है a n और b n, इसको अगर हम फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करना चाहे तो इसके लिए हमें लूप की जरूरत पड़ेगी, एक फॉर लूप का यूज करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1 अप टू m a एट n इज इक्वल टू, एक वेक्टर स्टार्ट कर लेंगे a जिसमें n पोजीशन पर हमने a n की वैल्यू लगानी है, तो वो वैल्यू जिस तरह से मैथमेटिकली हमें बताया गया है उसी तरह से ही यहाँ पर लिख लेंगे, 2 डिवाइड बाय l स्टेरिक इंटीग्रल of this of the red term with respect to x from 0 to l f multiplied by sin n phi x over l with respect to x from 0 to l। ठीक है, जो बी एन कोएफिशिएंट वेक्टर है वो है, दूसरा वेक्टर स्टार्ट कर लेंगे b और उसमें n पोजीशन पर लगाएंगे 2 स्टेरिक स्क्वायर रूट ऑफ c डिवाइड बाय n स्टेरिक पाई मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ g स्टेरिक sin n पाई x ओवर l विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू l। सो इससे जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर b बनेगा। इस तरह जो कोएफिशिएंट वेक्टर है p1 और p2 उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम भी फॉर लूप का ही यूज करेंगे, तो एक लूप स्टार्ट कर लेंगे फॉर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी, p1 एक वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, उसमें nth पोजीशन पर जो sin n पाई x और cos n पाई t की जो एंट्रीज है वो एंट्रीज लिख लेंगे। इस तरह दूसरा वेक्टर p2 बना लेंगे जिसमें sin n पाई x की एंट्री होगी और sin n पाई t की एंट्री होगी। जब ये लूप एंड हो जाएगा, मींस n की वैल्यू 1 से लेकर m तक सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, तो हमारे साथ हैंड पे p1 एक वेक्टर होगा और p2 दूसरा वेक्टर होगा। इसके बाद हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, सॉल्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम इस कोड का यूज करेंगे, u इज इक्वल टू a स्टेरिक ट्रांसपोज ऑफ p1 प्लस b स्टेरिक ट्रांसपोज ऑफ p2।
ठीक है, इससे सोल्यूशन बन जाएगा। अब हम इस सोल्यूशन को अगर फ्लैट करना चाहें तो इसके फ्लैटिंग के लिए जो कमांड है EZ सरफेस, ये कमांड यूज होता है। आप EZ मेश कमांड भी यूज कर सकते हो। EZ सरफेस ऑफ द यू ऑफ दिस सोल्यूशन ऑन द डोमेन 0 to t, 0 to 10 for the variable t and 0 to L for the variable x। ठीक है, ये मैं दोबारा बताऊं आप लोगों को, आपने ये डोमेन स्पेसिफाई करने हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज t, so you will write the domain of t on the first number. The other variable is x, which appears after t, so you will write the domain of x after the domain of t। ठीक है, सो यहाँ पर इसी कमांड से आपके साथ जो सरफेस यू है या सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का वो प्लॉट हो जाएगा। अभी वो सोल्यूशन आपके साथ डिफरेंशियल इक्वेशन को कितना सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एस्टिमेट मालूम करने के लिए हमें इस सोल्यूशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होगा। मींस हमने लेफ्ट हैंड साइड पर भी यू का जो सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो सब्स्टिट्यूट कर लिया, और राइट हैंड साइड पर यू का जो विद रिस्पेक्ट टू टी सेकंड डेरिवेटिव है वो सब्स्टिट्यूट कर लिया, और सी के साथ भी हमने मल्टीप्लाइड कर लिया। ठीक है, इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डिफरेंस को मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा एरर से। सो ये हमारे साथ एरर हो जाएगा। अगर एरर को प्लॉट करना है तो EZ सरफेस एरर एरर from 0 to 10 and from 0 to L, these are the domains of T and the domain of X। अच्छा, अब एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं स्ट्रिंग के वाइब्रेशन का। हमने एक स्ट्रिंग लिया जिसका लेंथ है 5 मीटर, और इसी स्ट्रिंग की डेंसिटी है 3, और इसी स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो टेंशन फोर्स है वो है 27 न्यूटन। अगर इसी स्ट्रिंग को x इंटू पाइप माइनस एक्स पोजिशन से हम रिलीज कर लेते हैं विद द इनिशियल वेलोसिटी 1, तो ये ऑफ कोर्स ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसी एक्सपेरिमेंट का जो है कंस्ट्रक्ट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर ले। सेकंड प्रॉब्लम, मेक द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन भी बना ले। Discuss the motion of the problem showing the height of the string at different times। ठीक है, डिफरेंट टाइम्स पे जो हाइट का जो स्ट्रिंग का हाइट होगा वो चेंज होता रहेगा, तो डिफरेंट टाइम्स के लिए उस स्ट्रिंग की पोजीशन को भी शो करना है। शो द एरर ऑफ द अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन, और जो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन एम टर्म अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन प्रॉब्लम का आ रहा है उसका एरर भी शो करे। ठीक है, सो सबसे पहले इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। डेंसिटी c इज इक्वल टू 3, टेंशन इज t इज इक्वल टू 27, c इज इक्वल टू रो ओवर t। हाँ, सो c हमारे साथ हो जाएगा 3/27 व्हिच इज बेसिकली 1/9। pd's हमारे साथ था u डबल x इज इक्वल टू c व्हिच इज 1/9 u डबल t। लेफ्ट बाउंड्री पे 0, राइट बाउंड्री पे 0, और u एट x0 जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रिंग का वो हमें दिया गया है कि वो इक्वलेंट है x इंटू पाइप माइनस एक्स। ठीक है, और ut जो इनिशियल वेलोसिटी है स्ट्रिंग की वो हमें बताई गई है 1। सो दिस इज बेसिकली द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग। सोल्यूशन हमें पता है इस प्रॉब्लम का, हमें जस्ट c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो सोल्यूशन हमारे साथ बनेगा समेशन n स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी sin n pi x ओवर पाइप a n cos n pi t ओवर पाइप इनटू स्क्वायर रूट ऑफ c प्लस b n sin n pi t ओवर l इनटू अंडर द रूट c। ठीक है, सोल्यूशन में a n और b n की जो वैल्यूज है उनके एनालिटिकल एक्सप्रेशन में भी जो पैरामीटर्स हैं उनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। यहाँ पर हम l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि 5 है। इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रिंग का वो है x इंटू पाइप माइनस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की जगह वो वैल्यू लिख लेंगे sin n pi x ओवर l, द वैल्यू ऑफ l इज 5, so we will write 5 here। Again the value of bn is defined by 2 multiplied by square root of c divided by n phi into integral from 0 to the length of the string which is 5 multiplied by g of x। तो g of x की जगह स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, multiplied by sin n pi x over pi dx। so this is the solution of the problem।
अब इसी सोल्यूशन के जो पहले चंद टर्म्स है उनको कलेक्ट करना है और उनको एनालाइज करना है। सो लेट्स गो टू माय मैटलैब स्क्रीन। वहां पर ही इंशाल्लाह बाकी का जो डिस्कशन है मैटलैब स्क्रीन पर ही करेंगे। सो वेलकम बैक टू माय मैटलैब स्क्रीन। हमने वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन था उसको कंस्ट्रक्ट करना है। मींस हमें इस सोल्यूशन को बनाना है मैटलैब की मदद से, जिसमें ये ए एन के एक्सप्रेशन इसी से कैलकुलेट करना है और बी एन का जो एक्सप्रेशन है वो हमने ये यूज करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने मैटलैब को जो अपने मॉडल की स्पेसिफिकेशन है वो बतानी है। ठीक है, सो आई विल यूज द कमांड क्लियर ऑल विच विल क्लियर ऑल द वेरिएबल्स इन द वर्कस्पेस। अगर प्रीवियस एक्सपेरिमेंट से कुछ वेरिएबल्स बचे हो वर्कस्पेस में तो क्लियर ऑल अगर मैं टैप कर लूंगा तो इस कमांड से वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सिंबल्स दोनों हमने जनरेट करने हैं एक्स टी, क्योंकि सोल्यूशन हमारा दो वेरिएबल्स में है एक्स और टी में। फिर जो डेंसिटी है, डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो से, सो रो इज इक्वल टू 3 हम यहाँ पर लिख लेंगे। इस तरह टेंशन की जो वैल्यू है, टेंशन है 27 दिया गया है हमारे साथ प्रॉब्लम में कि आपके साथ स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 27 न्यूटन है, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा टेंशन इज इक्वल टू 27। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पैरामीटर है सी वो इक्वलेंट है रो डिवाइड बाय टेंशन के, तो उसको भी डिपेंड कर लेंगे। The length of the string which is represented by L is 5, so we will also clarify this parameter। ठीक है, जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है हमारे साथ स्ट्रिंग की तो वो है x इंटू 5 माइनस एक्स डायरेक्ट 10। ठीक है, और जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है तो वो है 0.1। अगर फॉर एग्जांपल कोई और डिस्प्लेसमेंट हो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय x या इस तरह का, तो यहाँ पर आप g के इस वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट एक स्केल डिपेंड कर लेते हैं, यानी हमें 5 टर्म सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, 10 टर्म सोल्यूशन कैलकुलेट करना है या 100 टर्म, जितनी भी टर्म हमने कैलकुलेट करने हो तो ये कमांड m डिपेंड कर लेंगे। m इज इक्वल टू 5, मुझे 5 टर्म्स चाहिए, 5 से ज्यादा कोई नहीं चाहिए। ठीक है, सो अब जो कोएफिशिएंट वेक्टर है a उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक लूप स्टार्ट कर लेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 अप टू m a at n is equal to 2 divided by L steric integral of the term f multiplied by sine with respect to x from 0 to L। ठीक है, जिस तरह से इक्वेशन में डिफाइन है एग्जैक्टली उसी तरह से हमने मैटलैब को बता दिया कि एन की वैल्यू आपने इस स्ट्रक्चर से कंस्ट्रक्ट करनी है। सिमिलरली बी एन की जो वैल्यूज है उसके लिए दूसरा लूप स्टार्ट कर लेंगे फॉर एन इज इक्वल टू 1 अप टू m बी एन इज इक्वल टू कांस्टेंट जो कहता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ c डिवाइड बाय n फाई। स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स का इस्तेमाल बहुत ही यानी हुनर के साथ आप लोगों ने करना है, यानी इस तरह करना है कि जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज ना आए। ठीक है, तो मैंने 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट सी बनाया और उसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, डिवाइड बाय अनदर क्वांटिटी जिसको मैंने n स्टेरिक पाई से रिप्रेजेंट कर लिया उसको दूसरे ब्रैकेट में बंद कर दिया ताकि वो डिवीजन का जो कम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पर डिस्टर्ब ना हो जाए। मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ g स्टेरिक n बाय x ओवर l with respect to x from 0 to L। हमने ये फंक्शन g यहाँ पर पहले डिफाइन किया हुआ है, g हमारे साथ है 0.1, तो मैटलैब को यहाँ पर कैलकुलेशन में कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी, यहाँ पर ऑटोमेटिकली उस g की वैल्यू आ जाएगी और जब ये लूप सिमुलेट हो जाएगा तो हमारे साथ हैंड पे जो वेक्टर b है ऑटोमेटिकली वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब दो फंक्शन वेक्टर्स है हमारे साथ तो उनके कंस्ट्रक्शन के लिए भी हमें दो लूप्स चाहिए होंगे, उन दोनों को एक ही लूप में भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 1 अप टू m हमने एक लूप स्टार्ट कर लिया और एक वेक्टर p1 स्टार्ट कर लिया, nth पोजीशन पर हमने जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है sin पाई x मल्टीप्लाइड बाय cos पाई t वो सारी वैल्यूज हमने इस तरह लिख लिए। इस तरह p2 दूसरा वेक्टर स्टार्ट कर लेंगे और nth पोजीशन में उसमें जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो लिख लेंगे। जब ये लूप सिमुलेट हो जाएगा तो इसके रिजल्ट में हमें दो वेक्टर्स मिलेंगे p1 और p2। स्टूडेंट ये तो मैंने आसानी के लिए 3 डिफरेंट लूप्स का इस्तेमाल किया है, आप इन चारों वेक्टर्स को एक ही लूप में भी
यानी जनरेट कर सकते हो। आपने एक लूप स्टार्ट कर लिया, यहाँ पर मैट्रिक्स ए डिफाइन कर ले, फिर मैट्रिक्स बी डिफाइन कर ले, तो चारों के चारों क्वांटिटीज एक लूप में भी बन सकते हैं। मैंने 3 डिफरेंट लूप्स का यूज कर लिया है ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। जब कंफ्यूजन नहीं होगी तो इन चारों ऑपरेशंस को एक लूप से भी हम कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है। तो u इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसपोज ऑफ v1 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसपोज ऑफ v2। ठीक है, ये हमारे साथ सोल्यूशन बन गया। इसी सोल्यूशन को अगर फ्लैट करना है तो EZ सरफेस आप u और फिर कामा, जो पहला वेरिएबल है t, उसका डोमेन हमने डिफाइन कर लिया 0 to 10, फिर कामा जो दूसरा वेरिएबल है x, उसका भी हमने डोमेन डिफाइन कर लिया 0 to L। L पहले से उधर हमने बनाया हुआ है, तो इससे हमें जो सोल्यूशन का फ्लैट है वो हमें मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट रन करते हैं कि क्या। एक मिनट, ये कमांड में बंद कर दूं ताकि फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। bn की वैल्यूज बन रही है, सारा सोल्यूशन। अच्छा, सोल्यूशन हमारे साथ स्क्रीन पे आ गया। 0 to 10 जिसका टाइम इंटरवल है, और 0 to 5 जिसका यानी एक्स एक्सेस है। अच्छा, ये स्टूडेंट्स इसको समझ ले जरा। ये जो एक्सेस है, ये एक्सेस जिस जिस पे t लिखा हुआ है, तो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये जो लाइन है, ये लाइन ये लाइन स्ट्रिंग के इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनिशियली स्ट्रिंग की पोजीशन ये थी। अब स्टूडेंट गौर करें कि जैसे टाइम चेंज होना शुरू हो गया, तो जो स्ट्रिंग की इनिशियल पोजीशन थी, जो इनिशियली स्ट्रिंग इसी पोजीशन पे था हमारे साथ, तो वो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रिंग नीचे की तरफ स्ट्रिंग ने मोशन शुरू कर दिया। ठीक है, फिर डाउनवर्ड जाता रहा, और इस तरह स्ट्रिंग की एक वाइब्रेशन आपको नजर आएगी इसमें कि जैसे ही टाइम इंक्रीज हो रहा है, मींस इसी एक्सिस में हम अगर जा रहे हैं 0 से लेकर 2 3 4 5 6, तो डिफरेंट टाइम्स पे जो स्ट्रिंग्स की पोजीशन है वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो हमें एक सरफेस की शेप में नजर आ रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर टाइम t इज इक्वल टू 7 पे, और आपको मिड पॉइंट का हाइट देखना है, तो आपने क्या करना है, सॉल्यूशन में t की जगह 7 सब्स्टिट्यूट कर देना है, और x की जगह 2.5 सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो आपको ये कुछ वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 7.19, एट t is equal to at t is equal to 7.19, or at x is equal to 2.542, the height of the string is 44.27। ठीक है, अम, अगर फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट टाइम्स में उसको देखना चाहते हो, तो रॉड का जो मिड पॉइंट है वो इस तरह 52 39 पे चला जाएगा, इस तरह। यानी डिफरेंट टाइम्स पे जो मिड पॉइंट है, डिफरेंट एक बिहेवियर, ऑस्किलेटरी बिहेवियर आपको शो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने सोल्यूशन में और भी टर्म का, आपने 10 टर्म सोल्यूशन बनाना है इसका, या 20 टर्म सोल्यूशन बनाना है इसका, तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर m को चेंज करना है। m इज इक्वल टू, अगर आप लिख लेंगे कि 20, तो आपको 20 टर्म सोल्यूशन मिल जाएगा, और उसका ग्राफ भी बन जाएगा।
ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट 20 टर्म सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इस सोल्यूशन को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि किस तरह से ये सरफेस हमें स्ट्रिंग के वाइब्रेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, चलो अपने नेक्स्ट जो टास्क है उसके तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन को हमने यानी प्लॉट किया हुआ था स्ट्रिंग को, ओवरऑल हमने सरफेस बनाया हुआ है। अब एट डिफरेंट टाइम्स पे जो स्ट्रिंग की वैल्यू है उसको देखना है। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक लूप स्टार्ट कर लेंगे T1 का। T1 इज इक्वल टू 1 अप टू 10 विद 0.5 डिफरेंस। ठीक है, T1 को पहली वैल्यू असाइन हो जाएगी 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, इसी तरतीब के साथ एक लूप स्टार्ट हो गया। सोल्यूशन में हमने यू की जगह सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू T1, यानी टी इज इक्वल टी वन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो सोल्यूशन यू में टी की जगह 1 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यू टी के साथ रिप्रेजेंट हो जाएगा। फिर हमने यू टी को प्लॉट करना है। यू टी क्योंकि वन वेरिएबल फंक्शन अब होगा, तो अब हमने क्या कमांड यूज करना है, इज प्लॉट यू टी ऑन द डोमेन 0 टू एल। ठीक है, सो एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 जो स्ट्रिंग की पोजीशन है होगी वो प्लॉट हो जाएगी। फिर टी वन को 1.5 वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो 1.5 पे जो स्ट्रिंग की वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी, वो फ्लैट हो जाएगी। ठीक है, इसको होल्ड पे रख देते हैं और इस लूप को एंड कर देते हैं। ठीक है, तो जो फिगर 2 हमारा बनेगा, तो उसमें स्ट्रिंग की डिफरेंट टाइम्स पे जो पोजीशन है वो पोजीशन हमें मिल जाएगी। और जो टाइम उसका है, तो टाइम पहला जो ग्राफ होगा वो T1 इज इक्वल टू 1 पे होगा। टाइम t इज इक्वल टू 1.5 के लिए जो स्ट्रिंग की पोजीशन होगी वो दूसरे नंबर पे होगी। तो इस तरह हमें एक ग्राफ की शक्ल में जो स्ट्रिंग की वाइब्रेशन है वो नजर आ जाएगी। चलो स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेटलेब भी अपनी मर्जी का मालिक होता है, कभी ये काम कर जाता है, कभी कहेगा कि मैंने कैलकुलेशन ही नहीं करनी, या तो ये मेरा लैपटॉप पुराना हो गया है, कोई इस तरह की प्रॉब्लम है। तो हर एक एक्सपेरिमेंट का स्टार्ट आपने बिस्मिल्लाह से करना है ताकि कंप्यूटर आपके साथ सही तरह से काम करे। अच्छा, तो ये कुछ ग्राफ्स मेरे साथ लैपटॉप पे आ गए। टाइटल को रिमूव कर देंगे ताकि इसमें एडिशन वगैरह वो करना थोड़ा सा आसान रहे। सारे ग्राफ्स को बंद कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक एक ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि एक एक ग्राफ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। स्टूडेंट, हमने T1 का जो लूप स्टार्ट किया था वो 1 से लेकर 10 तक था 0.5 डिफरेंस पे, तो उधर T1 की 20 वीडियोस बन रही थी। ये 20 ग्राफ्स है हमारे साथ। वाई एक्सिस को ऑटोमेटिक मोड पे रख लेते हैं, डॉट ब्राउजर, या वाई एक्सिस को 1 बिटवीन 1 एंड -1, 1 से लेकर -1 से लेकर 1 तक वाई एक्सेस को रख लेते हैं। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 1, यानी 1 सेकंड बाद जो स्ट्रिंग की पोजीशन है वो हमें यहाँ पर नजर आ जाएगी। ठीक है, तो आफ्टर 1 टाइम, यानी 1 सेकंड बाद स्ट्रिंग की पोजीशन थी ये। ठीक है, 1.5 सेकंड बाद स्ट्रिंग की पोजीशन हो गई ये। इस तरह 2 सेकंड बाद जो पोजीशन है, 3 सेकंड बाद पोजीशन, 4 सेकंड बाद पोजीशन। ठीक है, तो डिफरेंट जो ग्राफ्स है वो आपको स्ट्रिंग के डिफरेंट टाइम्स पे जो पोजीशन है वो बता रही है। एट टाइम t इज इक्वल टू 10 जो ग्राफ की पोजीशन होगी वो इसी ग्राफ से आपको रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग एट टाइम t इज इक्वल टू एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ t। अगर फॉर एग्जांपल आपने एट टाइम t इज इक्वल टू 5 देखना है कि स्ट्रिंग की पोजीशनिंग क्या है, तो आप उस ग्राफ पे चले जाए, तो एट टाइम t इज इक्वल टू
पाइप आपका जो स्ट्रिंग होगा वो इसी पोजीशन पे आपको मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एरर देखना है कि भाई ये सोल्यूशन जो हमारा है वो कितना डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपने एरर डिफाइन करना होगा। मींस उसी यू को आपने सब्स्टिट्यूट करना है उसी डिफरेंशियल पीडी में। तो यू differential of u with respect to x of order 2, this represent the second derivative of u minus c into differential of u with respect to time of order 2। तो बेसिकली आपने सोल्यूशन को उस पीडीए में सब्स्टिट्यूट कर लिया और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो डिफरेंस है उसको आपने रिप्रेजेंट कर लिया एरर से। एरर को आप थर्ड फिगर में प्लॉट कर लें। हाँ, तो एरर हमारे साथ जो एरर का ग्राफ है वो कंप्लीटली जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो सोल्यूशन पे अगर आप फोकस करेंगे तो सोल्यूशन हमने बनाया था u1 u2 u3 u4, और वो हर एक जो इंडिपेंडेंट टर्म्स था वो उस पीडी का एग्जैक्ट सोल्यूशन था। तो आई मीन के उनका सम भी जो है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा। तो आप सोल्यूशन में जितने भी टर्म्स कंसिडर करेंगे हर एक सोल्यूशन आपके साथ वो जो अर्डिन पीडी है उसको कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगला जो हमारा पैरामीटर है वो है कि क्या हमने जो सोल्यूशन बनाया वो सोल्यूशन इनिशियल कंडीशन बाउंड्री कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। वो तो उस ग्राफ से ही विजिबल है कि x इज इक्वल टू जीरो और एट एक्स इज इक्वल टू एल जो स्ट्रिंग की हाइट है वो कंप्लीटली जीरो है। ठीक है, अब क्या ये जो सोल्यूशन हमने बनाया क्या ये सोल्यूशन इनिशियल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एरर वन डिफाइन कर लेंगे। सोल्यूशन u में t की जगह जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे माइनस एफ ऑफ एक्स जो इनिशियल कंडीशन हमें एक्सपेरिमेंट में दी गई है वो उन दोनों के डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे एरर वन से। एरर वन से हमें आइडिया होगा कि हमारा जो सोल्यूशन है u वो इनिशियल कंडीशन को कितने हद तक सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, एरर टू हम डिपेंड कर लेंगे जो यू टी एट एक्स एंड टाइम टी इज इक्वल टू जीरो की जो वैल्यू थी वो जी ऑफ एक्स है। तो हम अपने जो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन में उस में जो u का डिराइवेटिव है पहले डिराइवेटिव ले लेंगे डी यू डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर इसी डिराइवेटिव में t की जगह जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब ये क्वांटिटी जीरो g के इक्विवेलेंट आनी चाहिए। तो g में और इस क्वांटिटी में जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है उसको कह देंगे एरर टू। ठीक है, फिगर 4 में ग्राफ बना लेंगे एरर वन का, फिगर 5 में ग्राफ बना लेंगे एरर टू का और सिमुलेट कर लेंगे। यहाँ पे फिगर 4 में हमने इनिशियल जो कंडीशन थी u एट एक्स जीरो वो किस हद तक हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर नजर आ रही है। यानी इसको जरा लॉग मोड पे ले जाते हैं। तो जो सोल्यूशन है हमारा वो यानी ये 10 पावर माइनस 5 है, तो ये 10 ये जीरो जीरो है मींस के 10 पावर 1 जीरो है मींस 1 है यहाँ पे। तो ये जो मिड का लोकेशन है ये 10 पावर माइनस 2 या माइनस 3 के करीब करीब आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल कंडीशन है हमारी वो थर्ड डेसिमल प्लेस तक सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप ज्यादा टर्म्स लेंगे सोल्यूशन में तो आपके जो इनिशियल कंडीशंस है वो बहुत ही ज्यादा
यानी उनकी जो एक्यूरेसी होगी वो और भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो थोड़े से हाई टर्म ले लेते हैं m इज इक्वल टू 25 और रन करते हैं इसको कि क्या जो एरर है वो किस तरह बिहेव कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पे, लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं है, वेट करते हैं इसका। ठीक है, सो दिस इज द एरर इन द सेकंड कंडीशन एंड दिस इज द एरर इन द फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे आप डिफरेंट पॉइंट्स पे एरर अगर देखना चाहो तो 0.6 पे जो y की वैल्यू है वो है 0.004, मींस के जो इनिशियल कंडीशन में और जो सोल्यूशन का पैरामीटर वैल्यू है उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 0.004 है, मींस थर्ड डिसिमल प्लेस तक आपका जो सोल्यूशन है वो इनिशियल वैल्यू को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज बेसिकली द एरर एट डिफरेंट। कुछ पॉइंट्स पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि फोर्थ डिसिमल प्लेस तक भी एक्यूरेसी है। बहरहाल जितना आप ज़्यादा टर्म्स लेंगे उतना आपका जो सोल्यूशन होगा वो उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जो इनिशियल कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई करेगा। तो आई थिंक स्टूडेंट्स के काम आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हाँ, लेकिन खैर कोई गल नहीं है, आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम के साथ आप इसको पढ़ें और मींस इस पे एक्सपेरिमेंट कर ले डिफरेंट तरह से सॉल्यूशंस के। और भी बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल अगर टेंशन ज़्यादा होती जाएगी तो वाइब्रेशन पे उसका क्या इफेक्ट होगा, इसको भी आप एनालाइज कर ले। इस तरह अगर डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी तो सोल्यूशन का वाइब्रेशन वो किस तरह से बिहेव करेगा, इस पर भी आप लोग अ, ये प्रैक्टिस कर ले। डिफरेंट तरह की इनिशियल कंडीशंस को भी एनालाइज कर ले कि इनिशियल कंडीशंस के चेंज करने से जो वाइब्रेशन पे इफेक्ट है वो इफेक्ट क्या है। ठीक है, फिजिकली भी इसको यानी फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स के साथ भी कंपेयर करने की कोशिश करें कि उस जितना जिस हद तक अंडरस्टैंड कर सकते हो तो आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।